Namaskar, Namo Namah. Welcome to HRM lecture. Today we are going to discuss Human Resource Information System. आज हम लोग Human Resource Information System के बारे में चर्चा करेंगे. HRIS is a method by which an organization collects, analyzes and reports information about people and job. इस डेफिनेशन से यह पता चलता है कि जो HRIS है इसके अंतर्गत ह्यूमन रिसोर्स यानी कि पीपल एंड जॉब से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करना है, क्लासिफाई करना है, प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है एंड देन उसको रिपोर्ट बना करके इंटरप्रेट करना है. यानी कि मानव संसाधन और जॉब से संबंधित जो भी जानकारी है उसको कलेक्ट करना है, एकत्रीकरण करना है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना है, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण करना है, एनालिसिस विश्लेषण करना है. इसके अलावा रिपोर्ट के फॉर्म में इंटरप्रिटेशन यानी कि निर्वचन करना है. तो HRIS एक ऐसा विधि है जिसके अंतर्गत इन सभी क्रियाओं को संपादित किया जाता है, लेकिन ये सभी क्रियाएं पीपल और जॉब से संबंधित होते हैं. वैसे हम HRIS की बात करें तो ये दो डिसिप्लिन को मिला करके ह्यूमन रिसोर्स HRM and information system. So this topic is hybrid of these two discipline. अब सवाल ये है कि HRIS किस स्तर पर लागू होता है. तो ये मैक्रो स्तर पर भी, समष्टिगत स्तर पर भी लागू होता है और माइक्रो व्यष्टिगत स्तर पर भी लागू होता है. यानी कि फ्रॉम स्मॉल लेवल टू लार्ज लेवल दिस इंफॉर्मेशन दिस HRIS एप्लीकेबल. तो सवाल ये है कि HRIS यदि इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है तो क्या ये केवल कंप्यूटराइज्ड है, ओनली कंप्यूटराइज्ड? नहीं, HRIS कंप्यूटराइज्ड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. सो HRIS मे और मे नॉट बी कंप्यूटराइज्ड. तो एक तरह से देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड एक डेटाबेस सिस्टम है HRIS. So nowadays mostly it is referred to a database system that offers important information about people in a central and accessible location. जो अभी हमने बात किया कि HRIS एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जो भी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होते हैं, स्टेज होते हैं, उन सभी स्टेजेस से गुजरना होता है और लास्ट में क्या करना है, पीपल और जॉब से रिलेटेड रिपोर्टिंग होती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है. लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में कुशलता में वृद्धि हो, काम सही ढंग से हो पाए और सही ढंग से काम हो तो कम समय में हो, कम लागत में हो. यानी कि किसी भी काम को कर देते हैं पॉजिटिवली तो ये इफेक्टिवनेस है, लेकिन कम समय और कम लागत में करते हैं तो ये एफिशिएंसी है. सो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है. HRIS इसलिए हम कह सकते हैं कि रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ गैदरिंग यानी कि कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग एंड डिसेमिनेटिंग मीन्स प्रोवाइड करना, डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ HR इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जो भी ये डेटाबेस सिस्टम है, जो भी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, उस प्रोसेस का अल्टीमेट गोल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़े. HRIS को हम एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. HRIS इज डिफाइंड एज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम. यानी कि HRIS जो है एक तरह से तकनीकी आधारित प्रणाली है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है. एंड दैट इज यूज्ड टू एक्वायर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज, रिट्रीव पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स. हाँ, ये बात तो तय है कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीकी आधारित प्रणाली है, लेकिन यह प्रणाली
संस्था के मानव संसाधन से संबंधित है और जिसमें डेटा को एक्वायर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। इसके अलावा बताते हैं मैनेजमेंट को। सो HRS के इस डेफिनेशन में एक चीज़ हाईलाइट हुआ कि इट्स अ टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम। HRS is noted to be the integration between activities of HR function and information system. We already discussed that HRIS is the hybrid of HR and IS, that is information system. And sometimes it is also called EHR. E stands for electronic HR भी कहते हैं HRIS को। अब सवाल है कि HRIS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कलेक्ट एंड स्टोर डेटा फॉर ईच एम्प्लॉई एंड पोजीशन, यानी कि जो भी कर्मचारी किसी संस्था में काम करते हैं उसके पद से संबंधित उस कर्मचारी के बारे में जो भी डेटा कलेक्ट करना है और रखना है, ये पहला स्टेप है, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा कि अब जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो डेटा किस काम का, यदि हम टाइम पर ना दे पाए, और वो एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए और एक विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। और ये इसलिए होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस है, जो मैनेजमेंट के प्रोसेस है, उसमें काम आ सके। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं, इनमें ये सारे इंफॉर्मेशन काम आ सके। टू फैसिलिटेट द मॉनिटरिंग ऑफ HR डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ार में परिस्थितियां बदल जाती है और ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड कभी कभी कम हो जाती है और कभी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो ये भी एक इम्बैलेंस है। या कभी HR की डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई, यानी कि HR डिमांड और HR सप्लाई यदि दोनों इक्वल ना हो तो ये HR डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस कहलाता है। इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए, इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए HRS की ज़रूरत होती है। इसके बाद हम बात करें कि कोई भी स्ट्रेटजिक डिसीजन लेना हो, कोई भी व्यूह रचना की बात करना हो और व्यूह रचना से संबंधित निर्णय लेना हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन काम आती है। अभी जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कभी कभी कि HR डिमांड कम हो जाए और HR सप्लाई ज़्यादा हो जाए, तो उस समय हम क्या करेंगे, डाउन साइजिंग करेंगे। और यदि HR की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उस केस में हायरिंग करेंगे। तो डाउन साइजिंग तभी होता है जब HR डिमांड किसी फर्म में कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू हेल्प मीट डेली ट्रांजैक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मार्किंग प्रेजेंट एंड एब्सेंट। This point is basically related to attendance of employees. So this is daily activity, transactional activity. So for carrying out this transactional activity, HRI is required. यानी कि किसी भी संस्था में एम्प्लॉय के प्रेजेंट और एब्सेंट, उपस्थिति और अनुपस्थिति को दर्ज करने के लिए HRIS की ज़रूरत होती है। To supply, next point is to supply data or report to be submitted to the government and statutory agency. अब HRS के अंतर्गत हम डेटाबेस रखते हैं ह्यूमन रिसोर्स का, तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि कभी कभी हमें गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है या कभी कभी लीगल कॉम्प्लाइंसेस को फॉलो करना पड़ता है, स्टैट्यूटरी एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें ये डेटाबेस मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि HRIS के क्या क्या कंपोनेंट, क्या क्या अवयव है, कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो 3 हिस्से हैं। सबसे पहला इनपुट फंक्शन, दूसरा डेटा मेंटेनेंस फंक्शन और तीसरा आउटपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन में क्या किया जाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, एडिटिंग ऑफ डेटा एंड वैलिडेटिंग ऑफ डेटा। 3 बातें हैं, कलेक्शन, एकत्रीकरण, एडिटिंग ऑफ डेटा। हो सकता है कोई डेटा में कुछ मैनिपुलेशन करना हो, चेंजेस करना हो या करेक्शन करना हो, रेक्टिफिकेशन करना हो, तो ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा की वैलिडिटी को बताया जाता है, ये प्रूव किया जाता है कि डेटा जो है वो सही है
गलत नहीं है, एक्यूरेसी मेंटेन करने की बात होती है, और उस बात को साबित करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट इज डेटा मेंटेनेंस फंक्शन। इसमें जो भी डेटा है उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे अपडेट करना है, और किस तरह से नए डेटाबेस को बनाना है, ये सारी प्रक्रिया डेटा मेंटेनेंस फंक्शन में होती है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट आउटपुट फंक्शन, यानी कि हमने जो भी एक्टिविटीज़ कैरिड आउट किया है वो किस काम का, यदि मैनेजमेंट को या एचआर मैनेजर को काम ही ना आ पाए, इसलिए लास्ट में जो है डेटा से रिलेटेड एचआर डिसीजन मेकिंग के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है, यानी कि डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है और बताया जाता है कि कहाँ पर क्या कमी है, क्या डेफिशिएंसी है, या कहाँ पर अच्छा हो रहा है, कहाँ पर एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, ये सारा मॉनिटरिंग किया जा सकता है। अब सवाल है कि क्या ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनुअली ही होते हैं या सॉफ्टवेयर भी है? तो इसके लिए सॉफ्टवेयर भी है, ERP सॉफ्टवेयर है जिसका फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसके अलावा पीपल सॉफ्ट सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा SAP यानी कि सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट HR से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा एब्रासूट सॉफ्टवेयर हो गया, वेंटेज हो गया, ओरेकल HRMS हो गए। तो ये सारे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अब सवाल है कि HRS कहाँ का यूज़ है? तो एक लाइन में सीधा ये है कि जितने भी HR फंक्शन है सब में HRS की ज़रूरत है, चाहे वो रिक्रूटमेंट की बात हो, चाहे वो पर्सनल सर्विस की बात हो, लीव एंड एब्सेंस की बात हो, पेरोल की बात हो, पीपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, कंपनसेशन यानी कि सैलरी या जो भी इंसेंटिव बेनिफिट देने की बात हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात हो, या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात हो, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में HRS की उपयोगिता है। तो ये क्लियर है, अभी हमने बताया HR प्लानिंग, पेरोल बेनिफिट्स, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, इज अ रिपीटेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, दिस इज द न्यू थिंग दैट वाज नॉट इन द लास्ट स्लाइड। इसके अलावा एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशनशिप, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि HRS के हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी स्कोप है। अब हम आगे बात करते हैं कि HRS को इम्प्लीमेंट करने के लिए किन किन कदमों को उठाना पड़ता है, किन किन अवस्थाओं को करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात यह है कि इंसेप्शन ऑफ आइडिया, यानी कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन की अच्छाई के लिए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो भी आइडिया है सिस्टम से रिलेटेड, वो आइडिया जो कि उसकी अवधारणा की जाती है, उस आइडिया को जन्म दिया जाता है। और उसके बाद वो जो हमारे मन में सारे आइडिया आ रहे हैं, वो आइडिया, उसमें से कौन सा आइडिया हमारे लिए बेनिफिशियल है, या उस आइडिया जो हमारे पास आ रहा है वो फिजिबल है या नहीं है, वो लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कॉस्ट पर्सपेक्टिव से। क्या पता वो आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन ज़्यादा कॉस्टली है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। उसके बाद जब हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर लिया कि हाँ ये आइडिया अच्छा है, उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट टीम को सेलेक्ट करेंगे जो उसमें एक HR रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और पेरोल के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो एक टीम, एक अच्छी टीम की गठन की जाएगी ताकि एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। इसके बाद जो जो रिक्वायरमेंट है वो बताया जाएगा, क्या उसके मिशन हैं और क्या क्या नीड्स है, ये सारी बातें डिस्कस की जाएगी मैनेजमेंट के साथ। इसके बाद वेंडर एनालिसिस, यदि हमें कोई चीज़ खरीदना है तो किस वेंडर से लेना है, क्या वेंडर सुटेबल है नहीं है, उसका कोटेशन ठीक है या नहीं है, इसकी बात करेंगे। और उसके बाद पैकेज कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, यानी कि हमने वेंडर डिसाइड कर लिया तो अब कौन सा पैकेज लेना है, उस वेंडर के पास भी बहुत सारे पैकेज है, उसकी नेगोशिएशन की बात होगी। देन ट्रेनिंग, यदि किसी पर्सन के पास कोई रिक्वायर्ड स्किल नहीं है तो उसके लिए प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। किन को प्रोवाइड की जाएगी, तो जो प्रोजेक्ट टीम बनाया गया है किसी काम को करने के लिए, HRS की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उन मेंबर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा टेलरिंग द सिस्टम, यानी कि कस्टमाइज सिस्टम, यानी सिस्टम हम ऐसा बनाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के नीड को फिट करता हो। 9th पॉइंट, कलेक्टिंग डेटा, यानी कि जो भी अब सिस्टम से रिलेटेड डेटा है उसको हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिस्टम को चेक करेंगे कि डेटा जो है वो उसमें इनपुट डालने के बाद आउटपुट सही ढंग से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हम एक छोटी सी बात करें, यदि हम बाइक भी चला रहे हैं तो चेक करते हैं कि ब्रेक इसमें वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ी दूरी चलने पर ही। तो एक सिस्टम जो है
बिल्डअप किया जा चुका है, लेकिन वो सिस्टम सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो कि सिस्टम को स्टार्ट किया जाएगा, जो करंट एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे, और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजर को, उसे प्रोवाइड किया जाएगा। और उसी के साथ साथ एक नया पैरेलल सिस्टम भी जो कि बिल्डअप किया जाएगा विद द ओल्ड सिस्टम, ताकि जैसे कि सपोज दैट हम बात करते हैं लीव या एब्सेंट या प्रेजेंट की, तो एक तो बायोमेट्रिक सिस्टम हो सकता है, लेकिन एक रजिस्टर में भी एक एंट्री होना चाहिए। कभी मान लेते हैं कुछ सिस्टम में कोई खराबी हो गई, तो एक तरह से एक मैनुअल हो, बट फिर क्यों ज़रूरी है सिस्टम की, जो कंप्यूटराइज सिस्टम की या न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम की? क्योंकि उस पर एनालिसिस ईजी हो पाता है। यदि मैनुअली हम करें तो वो उस पर उतना ईजी नहीं हो पाता। मेंटेनेंस करेंगे, जो भी हमारे पास करेक्शन करना हो या जो भी एडिटिंग की बात करनी हो, वो सारे हम इसमें करेंगे। इसके अलावा इवेलुएट करेंगे कि ये प्रॉपरली जो हमारा सिस्टम है वो सही है या राइट है या नहीं है, और सही ढंग से काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसकी बात करते हैं। उसके बाद यदि हमने HRIS को सही ढंग से यदि इम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या इसके क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, मैं बार बार ये चर्चा कर रहा हूँ कि इफ़ेक्टिवनेस में यानी कुशलता में वृद्धि होती है। इसके अलावा जो है डिसीजन सपोर्ट मिलता है HR मैनेजर या मैनेजमेंट को किसी कंपनी में स्ट्रेटजिक डिसीजन लेने के लिए। इसके अलावा जो है एक ट्रांसपेरेंसी रखने में, एक वर्क कल्चर को ट्रांसपेरेंट करने में ये काम आता है, पारदर्शिता बना के रखने में कि यदि कोई सही ढंग से काम कर रहा है तो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना काम कर रहा है, इसको इसका ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, इसकी पारदर्शिता रखने के लिए भी ये सिस्टम होना ज़रूरी है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रेंथ यानी कि प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाता है। इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे तरीके से मार्केट में compete कर सकता है और दूसरों से प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ सकता है। अब सवाल है कि सिक्के के दूसरे पहलू क्या है। पहला पहलू तो ये था कि एडवांटेज क्या है HRIS के, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि HRIS के लिमिटेशंस यानी कि सीमाएँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहली बात ये है कि यदि हम कंप्यूटराइज सिस्टम की बात करें तो उसमें डेटा हैकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO, यानी कि जिस तरह से हम डेटा को फीड करेंगे आउटपुट हमारा वैसा ही देगा। यदि हमने डेटा को करेक्टली फीड किया तो आउटपुट भी करेक्ट देगा, यदि डेटा को इनकरेक्टली हमने फीड किया तो आउटपुट भी इनकरेक्ट ही देगा। इसका मतलब जिस तरह से हम इनपुट करेंगे उस तरह से आउटपुट होगा। इसलिए जो कि हम कह सकते हैं कि एक लिमिटेशन है गार्बेज इन गार्बेज आउट। स्मॉल फर्म के लिए बहुत एक्सपेंसिव होगा, इसलिए उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। और यदि हम देखें तो जो लोग कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, यदि कंप्यूटराइज्ड बेस्ड डेटाबेस सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम HRIS में प्रिपेयर किया जाता है, तो जो कंप्यूटर के स्किल नहीं रखते हैं वो इस सिस्टम में उनको असुविधा होगी, हो सकता है इस सिस्टम का विरोध करें। तो अच्छा ये है कि मैनेजमेंट उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे एंड देन इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करे। आज हम यहीं पर विदा लेते हैं। आज हमने बात किया कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और इसके क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस हैं इम्प्लीमेंटेशन के, और HRIS क्या वाकई हमारे लिए सिर्फ एडवांटेज है या इसके सिर्फ डिसएडवांटेज ही हैं। तो हमने दोनों पहलुओं पर चर्चा किया। और एक बात ध्यान रहे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, HRIS के पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव पहलू भी है। और आज हम यही विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।